नमस्कार बच्चों। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो पढ़ रहे थे उसी से आगे पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि मोहनजोदड़ो के नगर योजना के बारे में और जल निकास प्रणाली के बारे में। अब हम गृह स्थापत्य के बारे में पढ़ेंगे। गृह स्थापत्य, ठीक है। गृह स्थापत्य का मतलब कि भवन निर्माण की योजनाएं क्या रहा करती थी। भवन निर्माण की योजनाएं क्या रहा करती थी। तो मोहनजोदड़ो का एक स्ट्रक्चर यहां लेकर के, एक बिल्डिंग का, उसके माध्यम से आपको बताया जाएगा, क्योंकि ये जो मैप है ये एनसीईआरटी में ही दिया गया है। अब अगर इसको हम देखें ध्यान से, यहां अगर हम ध्यान से देखें तो ये पूरा स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का पूरा। और ये जान लीजिए कि सीढ़ियों के मिलने के कारण, जैसे अगर 2 मंजिला मकान बनता है तो ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती हैं। तो किसी किसी घर में घर के अंदर सीढ़ियां मिली हुई हैं छत पर जाने के लिए। तो इस आधार पे पुरातत्वविद ये अनुमान लगाते हैं कि कहीं कहीं 2 मंजिला मकान भी होता रहा होगा। ठीक, इनके जो मकानों के साक्ष्य मिले हुए हैं उनसे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ही व्यवस्थित ढंग से अपने घर की योजना बनाते थे, फिर उस पर निर्माण करते थे। जैसे अगर हम ये देखें तो ये मान लेते हैं कि ये संपर्क वाली गली है और ये मेन रास्ता है, ये मुख्य सड़क है, ये मुख्य सड़क है और ये संपर्क मार्ग है। एक चीज और जान लीजिए, हड़प्पा वासी अक्सर नहीं अधिकांश अपने जो घर के दरवाजे और खिड़कियां होते थे ये संपर्क मार्ग या गलियों की तरफ खोलते थे, मुख्य मार्ग की तरफ नहीं। अगर ये मुख्य मार्ग हो जाए, मुख्य मार्ग, और ये संपर्क मार्ग या गली, तो इस साइड में नहीं खोलते थे, वो गली के साइड में खोलते थे, जो उनके दरवाजे होते थे, जो खिड़कियां होती थी। हाँ, एक जगह है इसका अपवाद, वो है लोथल। लोथल इसका अपवाद है। लोथल में घर के जो दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। इसके पीछे का कारण यह हो सकता है कि लोथल बहुत बड़ा एक व्यापारिक मंडी था, क्योंकि वहां पे आप देखें कि बंदरगाह का साक्ष्य मिला हुआ है, गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला हुआ है, वहां पे बड़े बड़े जहाज विदेशों से आते थे। तो संभव है कि लोथल एक ऐसी जगह रही हो जो व्यापारिक मंडी या व्यापारिक नगर रहा हो। वहां पर जो भी बिल्डिंगें बनी रही हो अधिकांशतः उसका प्रयोग व्यापारिक कार्यों के लिए किया जाता रहा। ठीक है, केवल यही एक अपवाद है, अन्यथा हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी भवन मिले हुए हैं उनके जो घर के दरवाजे हैं वो गलियों की तरफ खुलते हैं, संपर्क मार्ग की तरफ खुलते हैं। ठीक है, घर के दरवाजे गलियों में खुलते थे, गलियों में खुलते थे। ठीक है, गलियों में खुलते थे। अपवाद आपने देखा, लोथल है, और क्यों है ये भी बताए। संभव है वो एक व्यापारिक जगह था इसलिए ऐसा रहा हो। ठीक है, अब हम इसके बारे में ये देखेंगे कि क्या इनका स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर के पीछे का उद्देश्य क्या है। नंबर दूसरा, अगर आप देखें तो हड़प्पावासी जो भी घर बनवाते थे उसमें निश्चित रूप में एक आंगन होता था। अगर हम दिखाएं आपको यहां तो ये वाला पोर्शन आपको दिखेगा, ये आंगन का पोर्शन है ये, और उसी के अगल बगल घर बने होते थे, कमरे बने होते थे ऐसे। और ये है इनका मुख्य प्रवेश द्वार, इसके माध्यम से यहां ये प्रवेश करते थे, फिर इसमें एक दरवाजा होता था और फिर ये आंगन में पहुंचते थे।
और स्टेयर भी दिख रहा है कहीं कहीं, देखिए ये स्टेयर दिख रहा है, ठीक है। और यहां पे कुआं बना रहता था इनका, कुआं। और एक विशेष खासियत इस घर की ये भी होती थी कि इनके घरों में कहीं कहीं दो कुएं मिलते थे, कहीं कहीं तो एक ही मिलते थे, और वो जो कुआं रहता था वो घर के आंगन के अगल बगल रहता था। लेकिन जहां पे दो कुएं मिलते थे उसमें से एक कुआं तो आंगन में रहता था, जो अपने दैनिक कार्यों में ले आते थे, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए। दूसरा एक कुआं एक किसी ऐसे कमरे में रखते थे जो संपर्क मार्ग या गलियों की तरफ खुलते थे, जिससे कि अगर कोई बाहर से आए तो उस कुएं के घर व कमरे में जाए, वहां अपना कार्य करे और फिर आए। या फिर राहगीरों के लिए भी रखते थे, ये भी हो सकता है, संभावनाएं हैं, ठीक है। फिर दूसरी चीज आप और देखें कि जो ये पहला मंजिला जो है, इसमें आपको यहां तो दरवाजे दिख रहे हैं लेकिन कहीं भी खिड़की नहीं दिख रही है, कहीं पर भी। इसका मतलब ये अंदाजा होता है कि हड़प्पावासी अपने आवासीय भवन की जो पहली मंजिल होती थी, आवासीय भवन की पहली मंजिल पर खिड़कियां नहीं रखते थे, खिड़कियां नहीं रखते थे, खिड़कियां नहीं होती थी, ठीक। और इसके पीछे का उद्देश्य ये हो सकता है कि इसके पीछे का ये उद्देश्य हो सकता है कि ये गोपनीयता का बड़ा ध्यान रखते होंगे, निजता, गोपनीयता या निजता का ध्यान रखते थे। ये निजता, गोपनीयता या निजता का ध्यान रखते थे। अब ऐसा क्यों लग रहा है, आप देखें, जब कोई भी, अगर ये दरवाजा मुख्य खुला हुआ है और कोई संपर्क मार्ग की तरफ से आ रहा है, तो आप देखेंगे अगर यहां से कोई देख रहा है तो केवल इस दीवार तक देख सकता है, उसके बाद इसके अंदर एक रास्ता गया है, फिर वो आंगन की तरफ जाता है। मतलब बाहर की तरफ से किसी भी कमरे में आप नहीं देख सकते हैं, ना ही आंगन की तरफ देख सकते हैं। पूरी तरह से गोपनीय लग रहा है, एकदम बंद। आज भी अक्सर घरों में आप देखें तो जो मुख्य प्रवेश द्वार होता है वहां बरामदा होता है, बरामदे के बाद आपको एक डाइनिंग हॉल मिलता है, ड्राइंग हॉल जिसको लोग कहते हैं, लिविंग रूम, वहां दिखता है। उसके बाद फिर वो वहां से गलियों के माध्यम से आंगन में जाते हैं या समथिंग जहां भी जाते हैं। यही चीज वो लोग भी करते थे। मतलब आज के 5000 वर्ष पहले भी ये लोग इतने आगे थे। ये निजता का ध्यान रखते थे कि बाहर से कोई भी व्यक्ति इनको ना देख सके। फिर जब ये स्टेयर के माध्यम से, सीढ़ी के माध्यम से दूसरा मंजिल बनाते थे, तो उस पर जो बनता था उसमें खिड़कियां तो चारों तरफ से कर लेते थे, लेकिन जो पहला मंजिल होता था, पहले मंजिल पर ये कहीं भी खिड़कियां खोलते नहीं थे। अपने निजता का, गोपनीयता का विशेष ध्यान रखते थे, ठीक है। उसके बाद आप देखें, अब अगर यह हो रहा है तो आपको कुओं के बारे में दिखा, कुओं के बारे में दिखा, गोपनीयता और निजता का ध्यान इनके द्वारा रखा जाता था। और इसके पहले वाले क्लास में भी हमने बताया था कि ये घर बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। अपवाद के रूप में कालीबंगा दिखा था, लोथल भी अपवाद के रूप में दिख जाता है। वहां पर भी कच्ची ईंटों का प्रयोग घर बनाने के लिए किया गया है, केवल फर्श बनाने के लिए और नालियां बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। यह स्थिति रही इनके घर के बारे में। नालियों की चर्चा हम लोग इसके पहले कर चुके हैं कि बाथरूम से निकल करके नाली संपर्क मार्ग पे जाती थी, वहां से जाके मुख्य मार्ग वाली नाली मिलती थी, जो मेन नाली हुआ करती थी, उससे होती है। इनके यहां जो कुएं मिलते हैं, लगभग ये अंदाजा लगाया जाता है कि मोहनजोदड़ो में 700 कुएं, 700 कुएं तो पुरातत्वविद प्राप्त कर चुके हैं। इतना कुआं इनके यहां मिल चुका है। मतलब ये माने कि हर घर में कुआं एक निश्चित होता था
और कहीं कहीं 2 भी होता था। अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा करी। ये इनके घर के बारे में हो गया। घर के स्ट्रक्चर से भी सामाजिक भिन्नता की पता चलता था। अभी हम अगले हेडिंग में इसको देखते हैं। ये दुर्ग वाला क्षेत्र है, जो हम लोग इसको देख चुके हैं कि पश्चिमी जो इलाका होता था वो दुर्ग वाला क्षेत्र होता था, पूर्वी जो होता था वो आवासीय क्षेत्र या नगर क्षेत्र होता था। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि सामाजिक भिन्नता, एक हेडिंग है, सामाजिक सामाजिक भिन्नता, भिन्नता या विषमता, विषमता, विषमता। ठीक, इसका हम अवलोकन करेंगे। यह अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि जो हम लोग आज वर्तमान में देख रहे हैं अपने यहाँ या विश्व के किसी भी कोने में, आपको दिखता होगा सामाजिक भिन्नता लोगों में है। उसका कारण क्या अर्थ, मतलब धन है, दौलत है, संपत्तियां हैं, या कुछ और है। कहीं पर गोरे और काले का भेद है, कहीं पर जन्म या जाति का भेद है, तो कहीं पर अर्थव्यवस्था के हिसाब से गरीबी और अमीरी का भेद है। तो पुरातत्वविद इसी पर प्रकाश डालेंगे, इसी पर प्रकाश डाले हैं कि क्या उनके समय पर भी सामाजिक भिन्नता थी। तो इसका उपाय होता है, 3 तरह से ये अनुमान लगाते थे कि क्या सामाजिक भिन्नताएं उस समय थी। तो इसमें पहला कारण जो होता था वो होता था कि पुरातत्वविदों के द्वारा इनके समाधान प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता था। समाधान या कब्र, इनके समाधान प्रक्रिया या कब्र का अध्ययन किया जाता था। कब्र का अध्ययन। आप सोच रहे होंगे कि इसके अध्ययन से यह कैसे पता चलेगा कि सामाजिक भिन्नता थी या नहीं थी। अभी बताते हैं। मिस्र के बारे में जिन लोगों ने सुना हो, मिस्र की सभ्यता कुछ मूवीज में है। मिस्र की सभ्यता जहां पे ये पिरामिड वाला बनता था, ऐसे करके बन जाता था उनका, ये पिरामिड के आकार का, और यहाँ पे नीचे एक दफन रहती थी लाश, ऊपर से पिरामिड बना देते थे। मिस्र की सभ्यता का तो आप केवल उनके समाधान से ही बता सकते हैं कि उनके यहाँ सामाजिक भिन्नता थी या नहीं थी। निश्चित रूप में थी। उनके कब्रों से यह पता चल जाता था कि कौन कुलीन था और कौन साधारण व्यक्तित्व था। उनके कब्र से ही पता चल जाता था कौन राजा था, कौन रंग था। उनके कब्र से ही पता चल जाता था कि कौन धनी था और कौन गरीब था। वो करते क्या थे कि एक विशेष प्रकार का लेप लगा करके लाश पर, और लेनिन नाम का एक पौधा आता है, उससे कपड़ा जो बनता था वो भी सूती वस्त्र के ही तरह होता था। लेनिन थोड़ा महंगा आता है, आप लोग जानते भी सुने होंगे, लेनिन कपड़ा, लेनिन। इसी कपड़े को इस पर लपेट देते थे खूब जम के, कई परत में लपेट करके, और फिर दफनाते थे और ऊपर से पिरामिड वगैरह बना देते थे। और कभी कभी तो ये भी करते थे, पिरामिड के ऊपर जो भी व्यक्ति रहता था जिसका वो पिरामिड रहा करता था, उसकी तस्वीर भी यहाँ पे उत्कीर्णित करते थे। उत्कीर्णित मतलब खुरच करके उसकी तस्वीर बना देते थे, या फिर कहीं कहीं मूर्तियां चिपका देते थे। ऐसी ही कुछ स्थिति हम ध्यान देंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता में अब इसके आकार है, जो कब्र का गर्त है, गर्त मतलब गड्ढा, इसके आकार के आधार पे अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि ये अमीर था या गरीब था। किसी का गड्ढा थोड़ा व्यवस्थित ढंग से खोदा गया है, बड़े आकार में है, ठीक। फिर दूसरा ये देखते हैं कि उसके कब्र में किस तरह की वस्तुएं रखी गई हैं। कब्र में रखी वस्तुएं, कब्र में रखी सामग्री, इसका ध्यान देते थे, इसका अवलोकन करते थे, ठीक।
ये क्या है? अब किसी में हो सकता है कि साधारण वस्तु रखी गई हो जो हमेशा उपयोग में आती है, आवश्यकता की वस्तु रखी गई हो। कुछ हो सकता है कि विलासी वस्तुओं को रखा गया हो, मतलब जो बहुत ही धनाढ्य लोग इसका यूज करते हैं, या जिसकी आवश्यकता में नहीं आती, जिसके बगैर काम तो चल जाएगा लेकिन अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि कर लेता है, जिसके पर्याप्त धन है। अब अगर आप देखें तो वस्तुओं के हिसाब से पुरातत्वविद ये कैसे अनुमान लगाते थे कि ये आवश्यकता की वस्तु है या विलासिता की वस्तु है? विलासिता की वस्तु क्या है? विलासिता की वस्तु, विलासिता की वस्तु या फिर रोजमर्रा में प्रयुक्त वस्तु या सामग्री। ठीक, ये हुआ। ये कैसे अनुमान लगाते हैं? तो माना जाता है कि वह आवश्यकता की वस्तु या न्यूनतम आवश्यकता की वस्तु जो हमारे प्रतिदिन के कामों में प्रयोग में आती है, वो हो जाती है रोजमर्रा की वस्तु, दैनिक कार्यों में जो हम यूज करते हैं, मतलब जिसके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता है, या अगर चलता है तो कठिनाई से। और इसके लिए जो वस्तु होती है वो होती क्या है कि स्थानीय व्यापारियों के द्वारा, स्थानीय शिल्पियों के द्वारा जो आसानी से उपलब्ध करवा दिया जाता है। जिस वस्तु को बनाने में स्थानीय सामग्री का उपयोग किया जाता है या साधारण तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, यह माना जाता है कि वो रोजमर्रा की वस्तु है, न्यूनतम आवश्यकता की वस्तु है, क्योंकि वो सस्ती है। ये निश्चित रूप में लगभग सस्ती होती है, ये सस्ती होती है और ये महंगी होती है। विलासिता वाली ये महंगी होगी। ठीक है, अब सस्ती और महंगी ये कैसे अनुमान लगाएंगे? आखिर कुछ तो कारण होगा इससे ये पहचाने कि ये सस्ती है, ये महंगी है। तो जैसे अनाज पीसने के लिए चक्की, पत्थर की चक्की, सुइयां, ठीक, मिट्टी के बर्तन जिसे मृदभांड कहा जाता है, मृदभांड, इस तरह की जो वस्तुएं हैं जिनके बगैर काम नहीं चल सकता है। सिलबट्टा, सिलबट्टे, मोहरों को तो ना रखिए, व्यापारिक सीजन चला जाता है। ये सब चीजें ये रोजमर्रा की वस्तुओं में गिनी जाएंगी और ये सस्ती भी होती हैं। जो ही नजदीक पत्थर मिला उससे ये चक्की बना दिए। सुइयां भी कांसे से बना सकते हैं, तांबे से भी बना सकते हैं। मृदभांड मिट्टी से बन रहा है, ये भी पत्थर से बन रहा है और ये निश्चित रूप में हमें प्रतिदिन प्रयोग में आती। लेकिन जो विलासिता की वस्तुएं होती वो हमारे सुख सुविधाओं में वृद्धि करती, वो रोजमर्रा की चीजों में नहीं आती, वो हमारी सुख सुविधाओं में वृद्धि करती है और इस तरह की चीजें लगभग महंगी होती है। अगर आपको 2 किलोमीटर की यात्रा करनी हो तो आप पैदल भी जा सकते हैं, या ठीक है अपने समय को बचाने के लिए आप साइकिल से जा सकते हैं। संभव कि आप मोटरसाइकिल से रख सकते हैं, या आपको धूप बरसात से बचना हो तो आपने 4 पहिया रख लिया। लेकिन वो 4 पहिया हो सकता है 10 लाख की भी गाड़ी हो सकती है, हो सकता है वो 2 करोड़ की गाड़ी हो। अब जब वो 10 लाख की जगह पे 10 करोड़ की पहुंच रही है तो वही हो जाएगी विलासिता की वस्तु, क्योंकि उसमें बहुत सारे फीचर्स होंगे, वो आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि कर देगी। ठीक है,
तो इन्हीं सारी चीजों को अगर हम देखें, हाँ एक चीज और है, कहीं कहीं कुछ ऐसी तकलियां मिली हुई हैं, तकलियां जिससे सूत काता जाता था और वो फयांस का बनता था, फयांस का, फयांस, और ये रोजमर्रा की चीजें हैं। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि क्या यह भी विलासिता में आएगा, लेकिन ये तो रोजमर्रा में आ रहा है। अब हम विलासिता की वस्तुओं को देखते हैं। विलासिता की वस्तुएं वो होंगी जो महंगी होंगी, महंगी होंगी। अब ये महंगी क्यों होंगी? कुछ ऐसे पदार्थों से निर्मित की जाती होंगी जो स्थानीय स्तर पर प्राप्त नहीं होता होगा, अर्थात उसे दूर दराज के क्षेत्रों या विदेशों से आयात किया जाता होगा, फिर उस कच्चे माल का प्रयोग उत्पाद के रूप में किया जाता होगा, बनाया जाता होगा, उस माल का प्रयोग उत्पाद बनाने में किया जाता होगा, मतलब ऐसी सामग्री जिसका हम उपयोग करेंगे, या हो सकता है बनी बनाई सामग्री का भी ये आयात करते हों और विदेशों से लाते हों, या ऐसी जगहों से लाते हों जहां से वहां तक स्थानीय स्तर तक लाने में महंगाई बढ़ जाती हो, दूर दराज से लाने के कारण। ठीक, दूरस्थ स्थान, दूरस्थ स्थान, दूरस्थ स्थान या विदेशों से आयातित, विदेशों से आयातित, आयातित, ठीक, बाहर से मंगाई जाती हो, इसलिए इसकी कीमत बढ़ जाती हो, ये महंगा हो जाता हो। दूसरा है जटिल तकनीकी का प्रयोग, जटिल तकनीकी का प्रयोग करके बनाई जाने वाली वस्तु, जटिल तकनीक का प्रयोग वस्तु को बनाने में करते हुए। अब जैसे अभी आप जब देखेंगे यहां पे ये एक फयांस से बना हुआ एक पात्र है, ये फयांस। फयांस एक प्रकार का ऐसा पदार्थ होता है जो रेत या बालू को पहले घिसा जाता है, एक तो बालू भी पतला होता है, उसको घिस करके और पतला किया जाता है। रेत या बालू की घिसाई की जाती है, की घिसाई, ठीक, प्लस इसमें रंग मिला दिया जाता है, रंग मिलाया जाता है, प्लस इसमें कोई चिपचिपा पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ, इन तीनों को मिला करके इस पात्र का निर्माण किया गया और फिर इसको गर्म किया जाता था। तो इसकी तकनीकी इतनी कठिन थी कि यह महंगा हो जाता था, ये महंगा हो जाता था। छोटे छोटे पात्र बनाए जाते थे और यह अनुमान लगाया जाता है कि इन पात्रों का प्रयोग या तो ये सुगंधित द्रव्य रखने में करते थे, सुगंधित द्रव्य में रखने में करते थे, या फिर दवा रखने में करते रहे हों, दवा रखने में भी करते रहे हों। ये हम अनुमान लगा रहे हैं, एनसीईआरटी में केवल यही दिया हुआ है, सुगंधित द्रव्य। हो सकता है कि इसमें दवा वगैरह रखते रहे हों, लेकिन अगर ये दवा रखते तो ये वैद्य के यहां मिलता, वैद्य के यहां तो नहीं मिलता है, सभी लोगों के यहां जो भी पैसे वाले थे उनके यहां मिलता है ये। तो ये सुगंधित द्रव्य रखने के लिए रखते थे। सुगंधित द्रव्य आवश्यकता में तो नहीं आ सकती है। अब सेंट वेंट लगाते हैं तो ये आवश्यकता में तो नहीं है, लेकिन अब लगाते हैं क्योंकि खुशबू आती है, थोड़ा सा खुशनुमा माहौल हो जाता है,
जहां जाते हैं जिसके बगल में जाते हैं उसको भी लगता है कि हाँ बंदे ने कुछ तो लगाया हुआ है ना। तो उसी टाइप की ये चीज है, ये विलासिता पे आएगी, इसका निर्माण महंगा हो जाता था, इसीलिए वस्तु महंगी हो जाती थी। अब आगे बढ़कर के अगर हम देखें तो ये लगता है कि ये दो चीजें तो हमने देखा कि एक विलासिता की वस्तु है और एक सस्ती है, वो न्यूनतम आवश्यकता की वस्तु आ जाएगी, न्यूनतम आवश्यकता की वस्तु। फिर होता क्या है कि पुरातत्वविदों के द्वारा कुछ ऐसे भी स्थानों पर संचय प्राप्त हुए। अब आप सोच रहे होंगे संचय क्या है? संचय 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 तो संचय होता क्या है कि कुछ लोग जो महंगी वस्तुएं होती थी, महंगी चीजें होती थी, वो उसको किसी पात्र में, चाहे वो मिट्टी का पात्र हो, चाहे धातु का पात्र हो, तांबे का, कांसे का, जो भी हो, उसमें रख करके एक सुरक्षित जगह पर उसको स्थापित कर देते थे। और ऐसी जगह पर कि स्थापित करने वाले के अलावा किसी दूसरे के द्वारा वो वस्तु प्राप्त न की जा सके। ये काम तीन तरह के लोग करते थे। पहला, जो धनाढ्य लोग रहते थे, धनाढ्य व्यक्ति, ठीक। दूसरे शिल्पी, और उन शिल्पियों में जो धनाढ्य हो जाते थे, या फिर सुनार, जो सोने का कार्य करते थे, ये इस तरह के कार्य करते थे। या फिर हो गए साहूकार वगैरह, साहूकार। अगर आपको बताएं तो कुछ गांवों में चर्चा चलती है, हम लोगों के समय तो आज के 10-12 साल पहले चलती थी, अभी हो सकता है कुछ जगहों पे चल रही हो, कि किसी का पुराना घर है, उसको नवीनीकरण के लिए गिराया जा रहा है, तो किसी दीवार में एक पात्र है जो किसी विशेष से ढका हुआ है, और ये चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के या जवाहरातों से भरा हुआ है, मिलता था। यह हमने गांव में भी सुना था बहुत पहले कि किसी के यहां ऐसा मिला था। तो पहले लोग करते क्या थे, जो धनाढ्य लोग थे, वो अपने धनों को इसी तरह से किसी पात्र में रख करके दीवालों में चुनवा देते थे, क्योंकि पहले चोरी वोरी बहुत होती थी, डकैती बहुत होती थी। या फिर उसको जमीन के अंदर गाड़ देते थे और फिर उस पर लेप कर देते थे, और रोजमर्रा की चीजें करते थे, या पता ही नहीं चलता था कि इसके नीचे कुछ खजाना छिपा हुआ है। कुछ तो की मददियां ऐसी हैं, कुछ कथाएं इस तरह से प्रचलित होती हैं कि उसको मंत्रों के द्वारा अभिषिक्त कर दिया जाता था, कि जो उसका ओरिजिनल वारिस रहेगा वही उसको छू सकता है, अन्यथा दूसरा अगर छूने जाता था तो किसी विशेष व्याधि या रोग से ग्रसित होकर के मर जाता था, या फिर वो डर जाता था, या फिर उसके इर्द गिर्द कोई सांप रहा करता था। इस तरह की बहुत सारी बातें गांव में सुनाई देती थी पहले। अभी भी जो आपके यहाँ पुराने बुजुर्ग लोग होंगे, जो दादी वगैरह होंगी, उनसे आप पूछेंगे तो ये चीजें मिलेंगी, क्योंकि हमें उन्हीं लोगों के द्वारा ये पता चला था कि ऐसी चीजें होती थी। तो ये चीजें यही संचय के रूप में रहता था, इसी को संचय कहेंगे, लोग इकट्ठा रखते थे। यही सब चीजें पुरातत्वविदों को भी कहीं कहीं मिल जाती हैं, ठीक है। अब हम आते हैं शिल्प पर, शिल्प तकनीकी, शिल्प उत्पाद के विषय में जानकारी लेते हैं, और ये काफी रोचक जानकारी है शिल्पों के बारे में। आपको सुन के ताज्जुब होगा, पढ़ के ताज्जुब होगा कि जो वर्तमान में आप तकनीकी देखते हैं, उसके बराबर कुछ कुछ तकनीकियां उस समय थी। कौन सी तकनीकी? शिल्प उत्पाद के संबंध में। अब वो कौन कौन सी चीज है? नंबर 1, मनका बनाने में,
मनका, मनका वो होता है, एक गुटिका होती है, ये मनका एक गुटिका टाइप की होती है जिससे माला बनाया जाता है। देखिए माला बना हुआ है। जैसे जिन लोगों ने पर्ल देखा हो, मोती देखा हो, उसको भी आप मनका माने, वही मनका है। या फिर जो हाथ में लेकर के माला फेरते हैं, उसमें भी जो एक एक गुटिकाएं हैं उन्हीं को मनका कहते हैं। जो लोग हिंदी के छात्र हो उन्हें कबीरदास का एक दोहा याद होगा कि कर का मन का डार के मन का फेर, हाथ के माला को छोड़ करके मन की माला को फेरो। ठीक है, तो वही ये मन का है, मन का निर्माण। दूसरा है मृदभांड। या अगर इनको मृदभांड को धातु के औजार, धातु के औजार, मूर्तियां, मूर्तियां पत्थर की भी मिली हुई हैं और धातुओं की भी मिली हुई है, धातु की भी और पत्थर की भी। ठीक, और फिर चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा मृदभांड। मृदभांड के बारे में बताया ही गया है कि मिट्टी के बर्तन, ये चीज। पांचवें नंबर पे हम देख सकते हैं शंख से निर्मित वस्तुएं, शंख से निर्मित वस्तुएं या कौड़ियों से निर्मित वस्तुएं। अब हम लोग पढ़ते हैं मन का निर्माण। मन का निर्माण, मन का निर्माण, मन का निर्माण। ठीक, अभी तकनीकी रूप में काफी हमको सीखने की जरूरत है। मन का निर्माण, आपको हम इसकी तस्वीर दिखाएं, देखें। ये मन का है, ये कई आकार के मिले हुए हैं। कोई ढोलक के आकार का मिला हुआ है, कोई बेलन के आकार का है, ये देखें, ये ढोलक के आकार का है, ये बेलन के आकार का, ये भी ढोलक के आकार का है। कुछ वृत्ताकार मिल जाते हैं, कुछ ढोलक के आकार के, ढोलकाकार। कुछ बेलनाकार, कुछ चक्राकार। ठीक, चक्र के आकार की। यहां पर भी देखिए मन का रखा हुआ है, ये भी मन का है, ये भी मन का है। और ये चक्राकार मनके का बना हुआ माला है, ये धातु का औजार लग रहा है। ठीक, ये तांबे का दर्पण है, तांबे का दर्पण, तांबे का। अब यहां पे तो फिर परत हो गई है, अगर इसी को चमका दिया जाएगा, क्योंकि जो ये तस्वीर ली गई है ऐसा लग रहा है कि ये एज इट इज ले लिया गया, इसको चमका करके दर्पण बनाने की कोशिश नहीं की गई है। लेकिन अगर इसको चमका दिया जाए तो इसमें से, इसमें चेहरा दिखने लगेगा।
उस समय ये विलासिता की वस्तुओं के अंतर्गत आएगा। कुछ ऐसे कब्र मिले थे जिसके पास ये सारी चीजें थीं। और हां, स्त्री और पुरुष दोनों के कब्रों के साथ आभूषण भी मिला हुआ है और इस तरह की वस्तुएं भी मिली हुई है। आपको ये दर्पण के बारे में बताते समय याद आया कि चाहे वो स्त्री रहे, स्त्री का कब्र हो चाहे पुरुष का, दोनों के साथ आभूषण भी मिलता है, दोनों के साथ आवश्यकता की वस्तुएं भी मिलती हैं। ये सारी चीजें मिलती हैं उनके समय में। और इसके पीछे का क्या कारण रहा होगा, इसके पीछे का क्या कारण रहा होगा? याद आ गया, इसको हम बता दें। अभी हम तकनीकी पे चले गए थे। आखिर ये कब्र के साथ, कब्र में जो मृतक हुआ करता था उसके साथ उन वस्तुओं को रखते क्यों थे? एनसीईआरटी तो कहती है कि संभव है उनका यह अनुमान रहा हो कि मृतात्मा इन वस्तुओं का, इन सामग्रियों का प्रयोग करेगी। मृतात्मा के प्रयोग के लिए इन सामग्रियों को रख दिया जाता था। लेकिन अगर आप सोचें तो दो चीजें और अनुमान लगाई जा सकती हैं। पहला तो ये कि हो सकता है उनके बीच में इस तरह का कोई अंधविश्वास रहा हो, इस तरह का कोई अंधविश्वास रहा हो कि मृतक के सामग्रियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि वो अशुभ मानते रहे हो इसको, ये भी तो हो सकता, क्योंकि सिर्फ हम लोग पूरा अवशेषों के आधार पर ही अनुमान लगा रहे हैं। कोई ऐसा साहित्यिक साक्ष्य तो मिल नहीं रहा है, और जो साहित्यिक साक्ष्य या लिखा हुआ साक्ष्य मिलता है वो भी हम पढ़ नहीं पाए, और वो भी वो मुहरों पर मिलता है, मृदभांडों पर मिलता है। ऐसा कुछ नहीं लगता कि कहीं पर संग्रह कर रहे हो। उनके अधिकतम के जो शब्द मिलते हैं वो 10-15 अक्षर के मिलते हैं। मतलब कहीं भी साहित्य सृजन की कोशिश नहीं की गई है उनके द्वारा। तीसरा ये भी हो सकता है कि उनकी याद न आवे मृतात्मा की। आप सोचें कि अगर कोई आपका प्रियजन गुजर गया हो, उसके द्वारा जो भी प्रयोग में ली जा रही वस्तुएं होंगी उसको देख के आपको याद आएगा। तो हो सकता है उसकी यादों से बचने के लिए उसकी सारी सामग्रियों को उसी के साथ दफना देते रहे हो, जिससे कि धीरे धीरे हम भूल जाएं। नहीं तो फिर भूलेंगे तो फिर सामग्री देखेंगे फिर याद आ जाएगा। ये भी संभावनाएं हो सकती हैं। ठीक है, ये चीजें थोड़ा सा छूट गई थी तो हम कहे आपको इसको ही बता दें कि मृतक के साथ सामग्रियों के रखे जाने का उद्देश्य, ठीक, रखे जाने का उद्देश्य ये है। आप इन तीन चीजों को रख सकते हैं। ये स्वयं की बातों को रख करके कि हां मैं भी ऐसा सोचता हूं, और ये आपको किताबों में मिल रहा है। ठीक है, और इसको भी अंधविश्वास की तरह मान ही सकते हैं, क्योंकि यह भी तो एक अंधविश्वास ही है कि मृतात्मा उसका उपयोग करेगी। ये क्या कौन सा सत्य है? ये भी तो अंधविश्वास ही था कि हाँ मृतात्मा उसका यूज करेगी, उसका प्रयोग करेगी। निश्चित तो है नहीं कि मृतात्मा उसका प्रयोग ही करे, ऐसा तो कुछ है नहीं। अभी भी आप देखें बहुत सारा मृतक भोज बड़े आडंबर ढंग पे होता है, बहुत व्यापक पैमाने पे। उसको आडंबर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत व्यापक पैमाने पे होता है। उन चीजों को हल्के स्तर पर भी किया जा सकता है जो आवश्यकता हो, लेकिन अपनी अपनी सोच है, अपने अपने धन सामर्थ्य के हिसाब से लोग करते हैं। शादियों में बहुत सारा खर्चा कर देते हैं, इस तरह के केसों में बहुत सारा खर्च करते हैं। और जिनके यहाँ जिन संप्रदायों में मृतक को दफनाने का चलन चलता है, वहां जाकर के देखें तो हो सकता है ऐसी चीजें आज भी हो रही हो। और उनके यहाँ जो शवदाह
कब्र को या शव को अंतिम रूप देने का प्रक्रिया था, वो 3 तरह से वो लोग करते थे। एक पूर्णतः दफनाते थे, एक छोड़ देते थे जानवरों के लिए, पंछियों के द्वारा खाया जाता था, जो अवशेष बनता था उसको मटके में रख करके डाल देते थे या फिर जला देते थे या फिर दाह संस्कार कर देते थे। ठीक है, और ये जो चीजें आपको बताई जा रही हैं वो केवल एक ही चीज के बारे में बताई जा रही है, और वो ये है कि कब्र में दफनाए गए लोगों के बारे में। क्योंकि जब जला दिया गया तो फिर ये तो पता नहीं चलेगा उनके अगल बगल कौन सामग्री रखी हुई है, उनके अगल बगल तो रखा नहीं जाएगा। ठीक, आते हैं मन का निर्माण पे। हम लोग यहीं पे थे, वो याद आ गया तो हम बता दिए आपको। मन का निर्माण के बारे में अब चर्चा करते हैं। मन का निर्माण का मुख्य रूप में अगर आप देखें तो आपको 2 जगह मिलता है, एक चनहूदड़ो, ठीक, और दूसरा लोथल। ये 2 स्थल ऐसे हैं जहां से मन का निर्माण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब आप सोचेंगे कि कैसे पता चला कि यही मन का बनता था, तो इसके पीछे का जो पूरा तत्वविदों का विचार है वो ये है कि संभव है यहां पे भट्ठियां मिली हों, भट्ठियों का मिलना, यहां पे उन पदार्थों का मिलना जो मनके बनाने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त होते रहे हों। कच्ची सामग्रियों का अवशेष मतलब अवशिष्ट, या जिसे आप साधारण भाषा में कूड़ा करकट कह सकते हैं। कूड़ा करकट, ठीक। ये जान लीजिए कि किसी भी शिल्प या उद्योग के बारे में जानकारी प्राप्त करने का सबसे सशक्त माध्यम कूड़ा और करकट होता है। कूड़ा करकट का निर्माण 2 तरह से होता है। एक, जब कोई सामग्री हमारे पास होती है, हम उसका उपयोग कर लेते हैं और अब उसका उपयोग करने के लायक वो वस्तु नहीं बचती है तो हम उसे फेंक देते हैं। एक तो कूड़ा करकट इस तरह से बनता है। प्रयुक्त सामग्री का अवशेष। दूसरा, किसी उत्पाद को बनाने के लिए जिस कच्चे माल का हम प्रयोग करते हैं उसमें भी अवशिष्ट या अवशेष बचता होगा। उस आधार पे अगर हम देखें तो कच्चे माल का अवशेष, तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है यह तो कहीं भी मिल सकता है, कहीं भी कच्ची सामग्री मिल सकती है, वो प्रयुक्त सामग्री का अवशेष मिल सकता है। आप अपने ही अगल बगल ये अनुमान लगाएं कि जिन सामग्रियों का आप प्रयोग करते हैं क्या उसका आपके अगल बगल कहीं निर्माण हो रहा है? नहीं होता। लेकिन संभव है कि आपको उसके अवशेष या उस तरह की वस्तुएं जो अब प्रयोग के लायक नहीं बची हुई हैं वो आपको मिल जाएंगी। आपको कलम कहीं फेंका हुआ मिल जाएगा जो अब प्रयोग करने लायक नहीं बचा हुआ है। आपको हो सकता है किसी मोबाइल का टुकड़ा मिल जाए कहीं पे, वो रॉ मटेरियल तो नहीं है, हमने उसका प्रयोग कर लिया है, अब वो हमारे लायक नहीं बची, वो कूड़ा करकट अवशेष के रूप में हमारे इर्द गिर्द दिखाई देती है। लेकिन आप ये देखें, क्या आपके घर के बगल मोबाइल बनता है या आपके कस्बे में मोबाइल बनता है? नहीं बनता, कहीं दूर दराज से बनता होगा।
लेकिन उस मोबाइल के बनाने के लिए जो कच्ची सामग्री मिले उसके अवशेष जहां मिलेंगे, इसके आधार पर हम अनुमान लगाएंगे कि फला जगह ये बन रहा है। ठीक है, तो कच्ची सामग्रियों के अवशेष या कूड़ा करकट प्राप्त करने के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि यहां पर यह चीज बनता रहा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये किन किन कारणों के माध्यम से आया, किन किन माध्यमों से आया मनका बनाने का। मनका हम लोगों ने देखा ये मनका हम लोगों ने देखा। अब इसमें आपको कई तरह के मनके दिख रहे होंगे, प्लेन भी है, प्लेन है। ठीक, ये दिख रहा है कि थोड़ा बहुत इसमें कुछ चित्रकारी दिख रही है, ये दूसरे तरह का हो गया। इसमें तो भरपूर चित्रकारी दिख रही है, ये तीसरे तरह का दिख रहा है। ये कुछ और दिख रहा है, इसमें कुछ और भी ढंग है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम ये देखेंगे कि इसको बनाने के लिए, मनका बनाने के लिए किन किन तरह के सामग्रियों का प्रयोग किया जाता था। सामग्री, प्रयुक्त सामग्री। ठीक, किन किन सामग्रियों का हम प्रयोग करते थे। इसमें मुख्य रूप में महंगे पत्थरों का प्रयोग होता था ज्यादातर, जिसमें हो जाएगा कार्निलियन, कार्निलियन, कार्निलियन। यह एक प्रकार का लाल रंग का पत्थर हुआ करता था। ठीक है, फिर जैस्पर, जैस्पर यह एक उपरत्न जैसा था, उपरत्न, उपरत्न। ठीक, ये कार्निलियन हो गया, ये जैस्पर हो गया। फिर सेलखड़ी, सेलखड़ी या स्टेटाइट, स्टेटाइट, इनका प्रयोग करते रहे हूं। या संभव है क्वार्ट्ज का भी प्रयोग करते रहे हों, क्वार्ट्ज का, क्वार्ट्ज का। ये इतने पत्थर है, ये पत्थर है। ठीक, अब हम देखते हैं कि किन किन ये धातुओं का प्रयोग करते रहे हों। धातु, धातुओं में हो सकता है ये तांबे का प्रयोग करते रहे, तांबे का, तांबे का भी मनका बनाते रहे हों, क्योंकि तांबा तो पर्याप्त मात्रा में था। कांसे का भी ये बनाते रहे हों, कांसे का प्रयोग करते थे ही। और अब याद आया तो फिर बता दें कि इसी कांसे के कारण ही इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता। हो सकता हमने इसके पहले आपको बताया भी हो, लेकिन फिर से दोहरा देते हैं, इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता को। क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा वासी ही तांबा और टिन को मिला करके कांसा बनाने की प्रौद्योगिकी का निर्माण करते हैं। ऐसी तकनीकी सबसे पहले यही इजाद करते हैं हड़प्पा वासी, कांसा बनाने के लिए। अब तांबे का हो गया, कांसे का हो गया, हो सकता है ये सोने का भी बनाते रहे हो,
इसका सोने का भी प्रयोग करते रहे हों। लोहे का उस समय प्रयोग नहीं होता था, क्योंकि लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में आकर के होता है, और सही रूप में तो महाजनपदीय काल में सबसे अधिक शुरू हो जाता है, जब कृषि क्रांति वगैरह होती है, जब हम लोग पढ़ा जाएगा उसको तो बताएंगे। ये तीन मुख्य रूप में है जिन धातुओं का प्रयोग ये मनका बनाने में करते थे। ठीक, अब हम अगर देखें तो इसका ये निर्माण, इन पत्थरों का प्रयोग मनका निर्माण के लिए कैसे करते रहे होंगे, क्योंकि हो सकता है किसी एक ही पत्थर से निर्मित करते हों, एक ही पत्थर, एक ही प्रकार के पत्थर से मनके बनाए जाते हों, एक ही प्रकार के पत्थर का प्रयोग, पत्थर का प्रयोग करते रहे हों ये। ठीक है, दूसरा ये भी हो सकता है, कहीं कहीं देखा गया है कि दो या दो से अधिक पत्थरों का प्रयोग करते रहे हो ये। अभी हमने दिखाया आपको कुछ रंग बिरंगे मनके आपको दिखे, रंग बिरंगे मनके आपको दिखे, ये देखिए रंग बिरंगे मनके इसमें दिख रहे हैं। ये तो प्लेन है, लेकिन ये सब रंग बिरंगे आपको दिख रहे हैं। ये रंग बिरंगा दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो किसी एक ही पत्थर से अगर इसको बनाया गया होता तो ये रंग बिरंगा तो नहीं होता। अब तकनीकी सोचिए कि एक तो ये कितने कठोर पत्थर होते हैं जिनको रत्न का रूप दिया जाता, नाम दिया जाता है, इसको भी ये कैसे जोड़ते रहे होंगे कि ये दो तरह से दिखे। तो कठोर पत्थरों का प्रयोग तो इस तरह से कम ही होता रहा। संभव है इस तरह के रंग बिरंगे पत्थरों का प्रयोग मनका बनाने के लिए, संभव है कि इस तरह से रंग बिरंगे मनके बनाने के लिए सेलखड़ी का प्रयोग ज्यादा करते रहे। इसमें तो किसी भी पत्थर का हो जाएगा, किसी भी पत्थर का प्रयोग इसमें किया जा सकता है, किसी भी पत्थर का प्रयोग इसमें हो सकता है। ठीक, लेकिन इसमें जो पत्थर प्रयुक्त होगा वो मुलायम होना चाहिए, और मुलायम सबसे अधिक कौन है? सेलखड़ी, स्टेटाइट, जिससे सर्वाधिक मात्रा में मुहर बनाई गई है। आप लोगों ने मुहर पढ़ाते समय पढ़ा, जब मुहर की चर्चा हो रही थी तो हमने बताया था कि सेलखड़ी की सबसे अधिक मात्रा में मुहरें मिलती हैं, लगभग 80% मुहरें सेलखड़ी से बनी हुई मिलती हैं। यह एक मुलायम पत्थर होता है, यह एक मुलायम पत्थर होता है, मुलायम पत्थर। इसको कोई भी आकार दिया जा सकता है, ऐसा नहीं कि मिट्टी की तरह, गीली मिट्टी की तरह कुछ भी कर दे, लेकिन यह एक प्रकार का मुलायम पत्थर होता है। इसको अगर एक ही पत्थर को दो टुकड़ों में तोड़ करके उसमें रंग मिला करके फिर उसको घिसट करके पिघला करके फिर बनाएंगे तो आराम से कई आकार प्रकार दिया जा सकता है। संभव है कि जो रंग बिरंगे बने हो, जितने भी रंग बिरंगे मनके दिखाई दिए वो इसी तरह से मनके बने हो। कुछ मनकों में चित्रकारी भी दिखती है, चित्रकारी। तो चित्रकारी मतलब होता है कि ऊपर से चित्र बनाया गया हो। कभी कभी दिखता है कि ऊपर से पूरा चिकना है और अंदर से बना हुआ महसूस होता है। उस तरह के तकनीकी का भी प्रयोग करने के लिए सेलखड़ी का ही प्रयोग करते रहे हो सकता है कि सेलखड़ी को तोड़ फोड़ करके उसको पीस लेते रहे हो, फिर पिघला करके उसको आकार देते रहे हो। संभव है ऐसा भी होता रहा होगा। और कहीं कहीं उत्कीर्णित मिलता है, उत्कीर्णित, उत्कीर्णित, उत्कीर्णित। उत्कीर्णित का मतलब होता है कि खुरच के बनाना, खुरच के बनाना। जैसे
अगर सपोज कीजिए कि ये एक कोई सामग्री है जो बन गई है, अब इस पर खुरच के बनाना, उसको आकार देना, उत्कीर्णित वही होता है। ठीक है, चित्रकारी भी मिलती है और उत्कीर्णित चित्रकारी भी मिलती है। अभी आप लोगों ने देखा कई तरह के थे। अब हम अगली तरफ चलते हैं। चित्रकारी तो कर लिए, लेकिन कहीं कहीं मनकों में धातुओं का टोप लगा हुआ मिलता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक मनका है, एक मनका है, ठीक है। तो आप अगर देखते हो अभी भी कुछ लोग रुद्राक्ष पहनते तो ऐसे करके, या कोई भी माला अगर ऐसे पहनते हैं तो ये धातु का एक चद्दर की तरह टोप लगा देते हैं, ठीक है, और यहां पे उनकी माला तैयार हो जाती है। और ये है मनका। मनका तो कुछ ऐसे भी मनके प्राप्त हुए हैं जो सोने के टोप पहने हुए, छतरी पहने हुए, वो इस टाइप की। कहीं कहीं तांबे वाले भी मिलते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह की चीजें थोड़ी कम मिलती है क्योंकि ये महंगी पड़ती है, ये थोड़ी महंगी पड़ती थी। अब आगे अगर देखें इसके बारे में कि किस किस ढंग से इसको बनाया गया, अभी हम लोगों ने इसको देखा और शिल्प में हमने देखा मनका निर्माण। तो मनका निर्माण का हम लोग अभी देख चुके हैं। मनका निर्माण, चनहुदड़ो और लोथल के बारे में हमने देखा। और ये जान लें कि चनहुदड़ो अधिकतम, चनहुदड़ो का जो क्षेत्रफल है वो केवल 7 हेक्टेयर में है, 7 हेक्टेयर में। और अगर आप मोहनजोदड़ो का देखेंगे मोहनजोदड़ो का तो 125 हेक्टेयर में है, ठीक, 125 हेक्टेयर में। मतलब मोहनजोदड़ो की अपेक्षा चनहुदड़ो बहुत छोटी जगह है, लेकिन यह एक औद्योगिक नगरी है। औद्योगिक बस्ती, औद्योगिक बस्ती है, जहां पे चूड़ियों का निर्माण किया जा रहा हो, मनकों का निर्माण किया जा रहा हो, श्रृंगारदानी का निर्माण किया जा रहा हो, ठीक है। ये हो जाएगा औद्योगिक बस्ती। चनहुदड़ो एक छोटी सी औद्योगिक बस्ती थी। लेकिन अगर आप लोथल को देखेंगे, लोथल भी एक छोटी सी बस्ती थी, लेकिन वह व्यापारिक और औद्योगिक दोनों तरह के क्रियाकलापों के लिए जाना जाता है। लोथल संभव है कि लोथल और चनहुदड़ो से ही शिल्प के द्वारा बनाई गई वस्तुएं विभिन्न हड़प्पाई केंद्रों पर जाती रही। जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, बनवाली, ये लोग इन्हीं से आयात करते रहे, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो 2 स्थल दिखेगा, बालाकोट और नागेश्वर। नागेश्वर और बालाकोट, ये दोनों समंदर के किनारे थे, समंदर के किनारे, समुद्र तट पर। ये सब समुद्र तटीय नगर। अब
ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यहां पे शंख और कौड़ियों के द्वारा बनाए गए वस्तुओं का प्रचुर मात्रा में अवशेष प्राप्त होता है और कच्चे माल के रूप में भी। अभी हम दिखाते हैं इसको मैप के माध्यम से, अगर इसमें हो तो बालाकोट और नागेश्वर आपको दिखेगा। ये देखिए, ये है बालाकोट, बालाकोट, और ये नागेश्वर। ये दोनों समंदर के एकदम किनारे हैं। यहां पर अगर ध्यान से देखें तो ये है समंदर का किनारा सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो मिला हुआ है। अब ये गुजरात का क्षेत्र है, ये सिंध वाला एरिया, और इसके नीचे जब देखेंगे तो महाराष्ट्र का एरिया पड़ता है। इन दो जगहों पे शंख का और कौड़ियों के द्वारा निर्मित, शंख से निर्मित और कौड़ियों से निर्मित सामग्री पर्याप्त मात्रा में मिलती है। ठीक, ये हो गया। क्योंकि ये समुद्र तटीय इलाका है तो यहां पे ये सब समंदर की चीजें हैं, समंदर में मिलती हैं शंख और कौड़ियां, इनके द्वारा निर्मित की जाती रही होंगी। अब अगर हम अगले पैमाने पर देखें तो ये माना जा सकता कि यहां से उत्पादित वस्तुएं अन्य जगहों पे जाती रही हों, बालाकोट से मोहनजोदड़ो की तरफ जाती रही हों, नागेश्वर की तरफ से और जगहों पर, इन सब जगहों पे जाती रही। और ये चनहुदड़ो है जिसकी चर्चा हम लोग अभी किए मन का निर्माण उद्योग के लिए, और ये लोथल है। ये दोनों नदियों के किनारे हैं, ना कि समंदर के किनारे। लोथल भी बड़ा एक व्यापारिक जगह हुआ करता था, लेकिन भोगवा नदी के तट पे था जो समंदर से जुड़ा हुआ था। समंदर से जहाज भोगवा नदी में जाती थी, उसके बाद फिर लोथल के गोदीबाड़े तक जाती थी। ठीक, इन दोनों के निर्माण के बाद जो सामग्रियां होती थी वो अन्य जगहों पे जाती रही होंगी। यह हुआ शंख से निर्मित और कौड़ियों से निर्मित जो भी वस्तुएं हैं उसकी चर्चा। इसके आगे अब क्या बच रहा है उसको देखा जाए। हमने अभी मैप के माध्यम से नागेश्वर और बालाकोट के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ये रहा उत्पादन केंद्र। अब उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे की जाती है? उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे की जाती है? तो हमने अभी बताया जहां पे कच्चे माल के अवशिष्ट अवशेष मिलते हो, अवशिष्ट पदार्थ मिल जाते हो, मतलब उस कच्चे माल का अवशेष मिलता हो जो उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया जाता हो। अगर ऐसे अवशेष मिलते हैं तो यह माना जाता है कि वो उत्पादन केंद्र रहा होगा। जैसे हमने भी बताया भट्टियों के बारे में, कूड़ा करकट के बारे में, ये सारी चीजें आप लोगों ने देखा उसमें। तो हम अभी शिल्प के बारे में पढ़े। अब शिल्प का जो एक और बच रहा है वो बच रहा है मूर्तियों का निर्माण और मृदभांड का निर्माण। ये मन का निर्माण हम लोगों ने पढ़ा। मन का ये धातुओं से भी निर्मित हो रहा है, पत्थरों से भी निर्मित हो रहा है। धातु के औजार के बारे में पढ़ना है, धातु से मूर्तियां भी बनती हैं, और इसके बारे में फिर हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। और आपको कैसा लगा ये क्लास, इसके बारे में जरूर बताएं कमेंट करके, लाइक करके, और आप इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बेल तो जरूर दबा लें, जो आइकन लगा रहता है बेल वाला। उससे क्या होगा कि मेरे द्वारा जो भी क्लास ली जाएगी इन फ्यूचर में उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहेगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों, अपना ध्यान रखो।